गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। हम गवर्नर जनरल्स का टाइम पीरियड और उनके टाइम में कौन सी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई, कौन सी मेन इवेंट्स हुई, ये देखने वाले हैं। पहले मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं, GS 2, 3 और 4 में भी। तो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। नाउ लेट अस स्टार्ट। 1757 में सबसे पहले हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिशर्स डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। In 1760 we have Battle of Vandivash, in which Britishers defeated the French. In 1761 we have the third Battle of Panipat, in which Abdali defeated the Marathas. This battle decided who will not rule India. In 1764 हमारे पास हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कंबाइंड फोर्सेस अवध, बंगाल और मुगलों की कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया और उनका जो अहमियत थी वो इस्टेब्लिश की। 1765 से 1762 में डुअल गवर्नमेंट था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। ब्रिटिश कंपनी के पास रेवेन्यू के सारे राइट्स थे पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसी को ध्यान रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 लाया गया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, इन विच डुअल कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखता था कंपनी की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनके टाइम में एस्टैब्लिश हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टाइम है 1785 से लेके 1793। ये इंडिया में तब आए थे जब ब्रिटिशर्स नॉर्थ अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट लॉस फेस कर चुके थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था और ब्रिटिशर्स की जो 13 कॉलोनी है वो उनके हाथों से निकल गई थी। इसीलिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया में ब्रिटिश अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले। इसीलिए कॉर्नवालिस को इंडिया में भेजा गया और उनकी सारी पॉलिसीज़ में हम देख सकते हैं कि उन्होंने वही कोशिश की है। कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में, जिसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया गया। फिर आया परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम। ये बंगाल और बिहार में हुआ करता था। 1793 में ये आया था। इसमें फिक्स रेवेन्यू मिलता था कंपनी को और ये फिक्स रेवेन्यू के बाद जो भी प्रॉफिट होता था वो ज़मींदार खुद रख सकता था। इससे कंपनी का जो इनकम था वो सिक्योर हो चुका था। यूरोपनाइजेशन ऑफ सर्विसेज हुए। सिर्फ ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को ही टॉप पोस्ट पर रखा गया और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसके बाद कुछ माइनर गवर्नर जनरल्स हैं, जैसे कि सर जॉन शोर। इनके टाइम पे इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या है उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली इनके टाइम पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके टाइम पे रोयतवारी सेटलमेंट, यानी जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये सेटलमेंट लाया गया 1820 में थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है विलियम बेंटिक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 में काफ़ी सेंट्रलाइजेशन किया गया था, इसीलिए इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक हम जो देख रहे थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इन्हीं के टाइम पे अबॉलिशन ऑफ सती, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मैकॉले मिनट में बताया गया है। ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश हुआ राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में और यंग बंगाल मूवमेंट हुई हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा। ये काफ़ी लिबरल किस्म के गवर्नर जनरल थे और इनके टाइम पे काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं। बाद में कुछ माइनर गवर्नर जनरल्स हैं। इसमें से सबसे मेन जो है मेटकाल्फ, इनको आप याद रख सकते हैं। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस, जो प्रेस है उनको अलाउ किया गया अलग अलग चीज़ें पब्लिश करने के लिए। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस उनके नाम पढ़ सकते हैं और क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल गवर्नर जनरल ऑफ दिस वीडियो इज़ लॉर्ड डालहौजी।
मैंने यहाँ पर लिखा है, इन्होंने फाउंडेशन रखा है 1857 के रिवॉल्ट के डिसकंटेनमेंट का, यानी 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका मेन रीज़न इनकी पॉलिसीज़ को माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या ऐसी पॉलिसीज़ ली जो मेन कारण बने 1857 के रिवॉल्ट का। पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंडर ऐसा होता है कि अगर कोई राजा है जिसको कोई लीगल हेयर नहीं है, यानी बच्चा नहीं है, तो उसके मृत्यु के पश्चात उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगी, उनका राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। इसके अंतर्गत इन्होंने काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया। अवध को भी एनेक्स किया गया क्योंकि मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसे कह के अवध को भी एनेक्स कर लिया इन्होंने। फिर वुड्स डिस्पैच आया जिसमें एंग्लो वर्नाकुलर यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, पहले हमने देखा है बस इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था, फिर ये एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एस्टैब्लिश की हुई वुड्स डिस्पैच के अंदर। फिर फर्स्ट रेलवे लाइन ठाणे टू मुंबई 1853, फर्स्ट टेलीग्राफ, गंगा कैनाल और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन प्रोविंसेस, ये सब खोले गए। फाइनली विडो मैरिज एक्ट जो है वो पास किया गया इनके जाने के बाद 1856 में। ये मेन एक्ट था जो हिंदू नेशनलिस्ट को काफ़ी ट्रिगर किया। उनको लगा कि हमारे जो कस्टम्स है, हमारा जो प्रथा है, उनको धोखा पहुंच रहा है और ब्रिटिशर्स काफ़ी हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसीलिए मेन इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। बैतूल स्कूल भी फाउंड हुआ था इन्हीं के टाइम पे। तो इस सब का कल्मिनेशन होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। इसके काफ़ी रीजंस है, पॉलिटिकल है, सोशल है, बट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये इसका मेन रीज़न है जिसके वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। ये मेजर माइलस्टोन है मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि दिस इज़ जो मध्ययुगीन ख्याल थे या जो राजा थे, इनका ये लास्ट कोशिश था वर्सेस मॉडर्निटी, यानी जो नए ख्याल थे, सोशल रिफॉर्म्स, ये आने ही वाले थे इंडिया में, और ये लास्ट बैटल था। इसके बाद इंडिया ने अपना पूरा जो गेम प्लान था वो चेंज किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलग तरीके से फाइट करना शुरू किया। वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। दिस इज़ पार्ट 1। वी आर गोइंग टू हैव 4 पार्ट्स। हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। लास्ट वीडियो में हमने 1757 से 1857 तक देखा था। अभी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 1857 से 1905। हम देखेंगे कौन से गवर्नर जनरल्स आए और उनके टाइम पीरियड में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकैप के लिए मैं बता दूं, पार्ट 1 में हमने देखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका था। ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी काफ़ी वजहों से रीज़न बनी कि ये रिवॉल्ट हुआ, और आगे भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए कि फिर से ऐसी कोई भी म्यूटिनी उन्हें ना फेस करनी पड़े। आप इन्हें देख सकते हैं, ये है बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल एम्परर, जिनको रंगून भेजा जा रहा है और ब्रिटिशर्स ने इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिससे बाद में ऐसा कुछ भी ना हो। तो हम देखते हैं कौन से स्टेप्स लिए और आगे ब्रिटिश एफर्ट्स ने मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे शेप किया। ये देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक इनका टाइम पीरियड था। सबसे पहले तो पैसेज ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट हुआ 1856 में, और इससे आपको हमने पिछले पार्ट में देखा था इससे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। फिर इनके ही टाइम पीरियड में जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसको काबू में लाया गया, उसको सॉल्व किया गया। उसी वक्त आया क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। अभी भारतीयों की सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स भारतीय समाज को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो नई समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को, इस डर को दूर करने के लिए क्वीन ने ये प्रोक्लेमेशन लाया था। उसने बताया था कि आप सब मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आप सब मेरी प्रजा हो और आपका ध्यान मैं रखूँगी। इसीलिए अब गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय ये पद भी दिया गया। वॉइस रॉय यानी वॉइस ऑफ द रॉयल, यानी क्वीन की आवाज़ इन्हें कहा गया, और ये इंडियंस का ध्यान रखेंगे ऐसा बताया गया। इंग्लैंड में भी काफ़ी चेंजेस लाए गए। फिर आया काउंसिल एक्ट ऑफ 1862। इसमें इंडियंस को काउंसिल में एंट्री दी गई, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। इसी समय पर वाइट म्यूटिनी भी हुई थी, यानी जो कंपनी के सोल्जर थे उन्हें रानी का सोल्जर्स में मिक्स करने वाले थे, तो उन्हें नहीं होना था मिक्स, उन्हें अपने प्रिविलेजेस नहीं खोने थे, इसीलिए वाइट म्यूटिनी भी हुई थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ
रिवोल्ट ऑफ 1857 ही हुआ था। ब्रिटिशर्स ने भी क्वीन को काफ़ी अपोज किया था। अब देखते हैं कुछ माइनर वॉइस रॉयस। ये 1862 से 1876 के बीच में है। इनके बारे में आप बस एक लाइन याद कर लेंगे तभी भी काफ़ी इस्तेमाल में आएगा आपको। इन्हें हम सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो आप देख सकते हैं लॉर्ड एल्गिन, इनके समय में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनके टाइम पे प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश हुआ। लॉर्ड मेयो, इनके टाइम पे फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल डिक्लेरेशन पास हुआ। ये काफ़ी पूछा जाता है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनके समय पर सत्यशोधक समाज महात्मा फुले के द्वारा और आर्य समाज बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुआ। आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है ये सामाजिक क्रांति का टाइम पीरियड है। यहाँ पे काफ़ी सारी संगठनाएं कुछ आ रही है पिक्चर में और आप देख सकते हैं आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। आपने देखा है कि काफ़ी सारी संगठनाएं पिक्चर में आ चुकी है और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी बातें करना शुरू करते हैं। इसीलिए उनकी बातें कम कराने के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या है कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं बिसाइड्स इंग्लिश उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी इस एक्ट के वजह से। और आर्म्स एक्ट, इसमें इंडियंस डिड नॉट हैव द राइट टू ओन आर्म्स और जो भी वेपन है उनको रखने पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लाई गई। इन्हीं के समय में ग्रेट फैमाइन भी हुई बंगाल में और काफ़ी रीजन्स ऑफ बिहार और डेक्कन में भी। स्ट्रैची कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी इस फैमाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। काफ़ी बार ऐसे सवाल देखे जाते हैं कि कमीशन का नाम दिया जाता है और कौन से टॉपिक पर वो एस्टैब्लिश हुई थी ये दिया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 इनका टाइम पीरियड था। ये काफ़ी लिबरल थे और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे इंसान थे काफ़ी। तो इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था 1882। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो लोकल लैंग्वेजेस में उन पर बंदी लाई गई थी उसे निकाला। फैक्ट्रीज एक्ट भी लाया जिससे लेबर लॉज आए। इसके पहले इंडिया में कोई लेबर लॉज नहीं थे। एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश हुई विलियम हंटर के अंदर, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। ये कंट्रोवर्सी इस विषय में थी कि इंडियन जजेस है वो यूरोपियंस को ट्रायल कर सकते हैं या नहीं, और एक्चुअली एक डिफीट मानी गई ब्रिटिशर्स की क्योंकि इंडियंस वर डिक्लेयर्ड नॉट फिट टू ट्राई यूरोपियंस। यानी यूरोपियन कोई भी क्रिमिनल है उसको कोई इंडियन जज सज़ा नहीं डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा डिसाइड हुआ। और लिबरल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था इंडियन इंटरैक्शन विद ब्रिटिशर्स के साथ। और इसी का परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं लॉर्ड डेफरिन के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई बाय एओ ह्यूम। आप देखिए एक फाउंडर एक स्कॉटिश इंसान है क्योंकि कांग्रेस को हमेशा एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहना था। ये बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई 1885 में। आगे देखते हैं लॉर्ड लैंडसोन। 1888 से 1894 इनका टाइम था। काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 आया। मॉडरेट्स एफर्ट और कांग्रेस एस्टैब्लिश हो चुकी थी, उसी एफर्ट में ये काउंसिल एक्ट आया। इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज हुआ था और सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी रिफॉर्म्स आए। दिस वाज ऑल अ रिजल्ट ऑफ मॉडरेट एफर्ट्स। जो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके एफर्ट का ये सब परिणाम था। फिर लॉर्ड एल्गिन आते हैं। इन्हीं के समय में गणेश एंड शिवाजी फेस्टिवल्स बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे 1896 में। और 1896 में ही पुणे में प्लेग आया था, प्लेग। तो आप देख सकते हैं ये प्लेग का जो कमिश्नर था रैंड, उसको असैसिनेट किया था चाफेकर ब्रदर्स ने 1897 में। और मित्र मेला सावरकर ने एस्टैब्लिश किया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑन अ राइज हैं क्योंकि कंडीशंस वैसी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। ये आखिरी वॉइस रॉय है इस पार्ट के और ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। सबसे पहले तो इन्होंने पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश की एंड्रू फ्रेजर के अंदर, क्योंकि अभी तक जो कॉर्नवालिस के टाइम से पुलिस का रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश था वही चला आ रहा था, तो इनको इसमें चेंजेस करने थे। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी एस्टैब्लिश की रेगले के अंडर, क्योंकि आप देख सकते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑन अ राइज इन इंडिया एंड कर्जन वांटेड टू क्वेल देम। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, राजनीति में छात्रों का जो भी प्रभाव है उसको कम करने हेतु ये यूनिवर्सिटी एक्ट एस्टैब्लिश किया गया।
एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ये एक पॉजिटिव चीज़ की है लॉर्ड कर्जन ने कि जो भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे उनको संभालने का, उनका जतन करने का काम करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट, कर्जनर किचनर कंट्रोवर्सी, इसमें दिस वाज अबाउट कमांडेंट जो था ब्रिटिश आर्मी का, किचनर और कर्जन, इनके बीच में थोड़े से तान तनाव बने रहते थे, उस विषय में ये कंट्रोवर्सी थी। और आखिरी इनका जो डिसीजन था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। उसी वजह से मॉडरेट्स से लीडरशिप एक्सट्रीमिस्ट के तरफ शिफ्ट हो गई। ये जो था ड्रास्टिक मेजर था और एडमिनिस्ट्रेटिवली बताया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, उसे संभाला नहीं जा सकता, इसलिए हम उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। बट सच में तो बंगाल पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो गया था, इतनी सोशल रिफॉर्म्स वहाँ पे हो गए थे, फिर ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हम इसे नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिलीजियस बेसिस पे हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ये पिविटल मोमेंट इन हिस्ट्री हुआ क्योंकि लीडरशिप जो है वो शिफ्ट हो गई मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स कुछ अच्छे तो है नहीं, हमारी बात भी नहीं मान रहे, और बात नहीं मान रहे हैं इसीलिए लोगों ने फिर दूसरे मेथड्स अपनाए, और इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ पिविटल मोमेंट। हम इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और कौन से वॉइसराय के टाइम पे क्या इफेक्ट्स हुए। हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद गवर्नर जनरल्स। पहले 2 पार्ट्स में हम देख चुके हैं 1757 से लेके 1905 तक। अब हम देखेंगे 1905 से लेके 1931 तक। मुझे लगता है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रोनोलॉजी और इंटरलिंकेजेस मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसको बार बार आप देख सकते हैं और सारे फैक्ट्स या डेटा को इंटरनलाइज कर सकते हैं ताकि पूरी स्टोरी लाइन आपको क्लियर हो जाए। पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे, मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं, GS 2, 3 एंड 4 में स्पेशली। मैं 917 मार्क्स थे जो कट ऑफ से कुछ 40 मार्क्स दूर था UR के। सो दैट्स इट, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। अब लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो चुका था और ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो 2 1905 से लेके 1910 तक इंडिया के गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे। इनके टाइम में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुई और स्वदेशी मूवमेंट हुई। स्वदेशी मूवमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक था उसका हिंदू कैरेक्टर और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और मास मोबिलाइजेशन। वही मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1905 में ढाका में, और सूरत स्प्लिट भी होता है इनके टाइम में, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। एक स्प्लिट होता है सूरत में कि कौन से मेथड्स अपनाए जाए प्रोटेस्ट के लिए, वो ये लोग अग्री नहीं कर पाते इसलिए स्प्लिट हो जाता है। फिर आते हैं मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जो वोट करते हैं वो भी मुस्लिम होंगे और जो इलेक्ट होता है वो भी मुस्लिम होगा। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट, ये रिजर्वेशन से थोड़ा सा अलग है जो मैं बाद में पूना पैक्ट एक्सप्लेन करूँगी तो डिटेल में समझाऊंगी। अनुशीलन समिति भी इस्टेब्लिश होती है प्रमोता मित्ता द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का बॉम्ब अटैम्प्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अभिनव भारत बाय वीडी सावरकर, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं लक्ष्मण कानेरे, ये AMT जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक इनको मर्डर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे रेवोल्यूशनरी और कम्युनलिस्ट टेंडेंसीज इनके टाइम में इंडिया में देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इनका पीरियड है 1910 से लेके 1916। इनके टाइम पे दिल्ली दरबार होता है जिसमें अनलमेंट ऑफ पार्टीशन किया जाता है बंगाल का और कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है कलकत्ता से दिल्ली। इन्हीं के टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है 1914 से। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी वर्ल्ड वॉर शुरू होते हैं तो ब्रिटिशर्स हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, इंडियंस की बातें मानते हैं और इंडियंस को कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के टाइम में गांधी भी इंडिया वापस आते हैं जनवरी 1915 में। आप देखेंगे गांधी जी का इंडिया में रिटर्न करना गांधीयन पॉलिटिक्स की स्टार्ट होती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है। हिंदू महासभा भी इस्टेब्लिश होती है 1915 में। इन्हीं के टाइम में जिमरमैन प्लान जतिन मुखर्जी द्वारा बनाया जाता है जिसमें जर्मन्स की हेल्प लेके ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने का प्लान होता है।
ये प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, बट इसमें क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि जिमरमैन प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था। गदर रेवोल्यूशन भी होता है 1915 में, इनका प्लान होता है। ये कनाडा में ओरिजिनेट होता है और ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने का प्लान ये लोग करते हैं, बट इनकी कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है और फाइनली ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट वॉइसरॉय है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1921। सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पीरियड में साइन हुआ है। लखनऊ पैक्ट के 2 पीसेज हैं। रेजोल्यूशन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट, यानी जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनका जो सूरत में डिस्प्यूट हुआ था, इसको ये लोग सॉल्व कर लेते हैं। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक जॉइंट डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करते हैं, जॉइंट डिमांड्स रखते हैं। वुमेंस यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश होती है 1916 में। होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाई जाती है एनी बेसेंट और बीजी तिलक द्वारा। होम रूल लीग आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड होती है, जिसमें ये लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, बस अवेयरनेस जनरेशन का ये लोग काम करते हैं। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा है, आपको याद होगा, पहले वो शुरू हो चुका है। और मॉन्टेगो का ऑगस्ट डिक्लेरेशन आता है ताकि इंडियंस का कोऑपरेशन इन्हें मिल पाए। तभी गांधी जी भी इंडिया वापस आ चुके हैं। 1 साल का उन्होंने इंडिया का टूर भी कर लिया है और अब वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी अंडरटेक करते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है केक। अगर आप इस कीवर्ड को याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि पहले चंपारण आता है, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। तभी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाता है 1918 में। अभी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो बैकफुट पर थे अभी फिर से फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस होती है प्रोविंसेस में, यानी प्रोविंस के पास जो भी सब्जेक्ट है इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड जो है वो इलेक्टेड लोगों के हाथ में दिए जाते हैं और नॉन ट्रांसफर्ड गवर्नर के। बट इंडियन लीडर्स इससे खुश नहीं होते हैं, वो काफ़ी उदास हो जाते हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की इतनी मदद की और इसके बदले में इन्होंने हमें ये क्या दिया है। सभी लोग इसको कंडेम करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, गदर, जिमरमैन प्लान, उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी वॉरलाइक लॉज ब्रिटिशर्स ने लाए होते हैं और उसी को सॉलिडिफाई करने के लिए ये लोग लाते हैं रोलैक्ट एक्ट। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा है। इसके अंडर विदाउट ट्रायल लोगों को प्रिजन में डाल सकते हैं, ऐसे प्रोविजंस होते हैं और इसको काफ़ी कंडेम किया जाता है। इसी एक्ट के निषेध में जलियांवाला बाग में कुछ लोग निषेध कर रहे होते हैं और कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आए होते हैं। तभी उन पर गोलियां डाल दी जाती है। जनरल डायर उन पर गोलियां चला देते हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें मरते हैं। और इसी मसाकर को कहा जाता है फाइनल नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, क्योंकि इतने लोगों के मरने के कारण इंडियन पब्लिक जो है वो ब्रिटिशर से काफ़ी खफा हो जाते हैं। तभी गांधी जी भी लॉन्च करते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है स्वराज्य की डिमांड के लिए और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की जाती है टर्की, जो कि खलीफा का किंगडम है, वो वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई होती है, तो उनके लिए लीनियंट टर्म्स मिले, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की जाती है। तभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी फॉर्म होती है 1920 में और बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ हो जाती है 1920 में। आप देखेंगे कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है तिलक, उनकी डेथ होने के बाद अब इंडिया में गांधीयन पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। आप देखेंगे गांधी जी इंडिया वापस आ चुके हैं 1915 में, बट वो एक्टिव हो चुके हैं 1918, 1919 से और उनकी फर्स्ट मूवमेंट भी लॉन्च हो चुकी है। स्टार्ट ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स हो चुका है इंडिया में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वॉइसरॉय, जो कि है वॉइसरॉय लॉर्ड रेडिंग। ये गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय रहे हैं 1921 से 1926। इन्हीं के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी पीसफुली चल रही होती है, तभी चौरा नाम के गांव में कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं और प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो जाती है। गांधी जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भी रिस्क ना ले कि ब्रिटिशर्स लोगों पर गोलियां चला पाए। अगर ये लोग वायलेंट हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को भी मौका मिल जाएगा कि वायलेंस करने का, इसीलिए गांधी जी ये मूवमेंट को पीछे ले लेते हैं। पर उनके जो अनुग्राही है उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए कांग्रेस में 2 टुकड़े पड़ जाते हैं। नो चेंजर्स, जो चाहते हैं कि बस कंस्ट्रक्टिव काम करते रहे, आश्रम में लोगों को
समझाते रहे कि कैसे नॉन वायलेंस सत्याग्रह पर चलना है। और स्वराजिस्ट जो चाहते हैं कि 1919 के एक्ट में जो इलेक्शन बताए गए हैं वो इलेक्शन लड़े जाए, सीट्स पाई जाए और उसके हिसाब से काम किया जाए और पॉजिटिव एक्शन लिया जाए। तो गांधी जी नहीं चाहते कि फिर से सूरज जैसे टुकड़े हो जाए कांग्रेस के, इसीलिए वो दोनों को भी अलाउ करते हैं अपने को जो काम करना है वो करने के लिए। और तभी स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू 1922 में स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी होती है HRA द्वारा, और ये लोग 1915 में होती है। ये लोग बुरी तरह से फेल कर जाते हैं, जिसको आगे भगत सिंह वगैरह उसको और ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं लॉर्ड अर्विन, जो कि आखिरी वॉइसरॉय है इस पार्ट में। सबसे पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, जो काकोरी रॉबरी में फेल हो चुके हैं, उसको रीनेम करके और उसको फिर से ताज़ा किया जाता है। उसका नाम HSRA रख दिया जाता है। अभी आपको याद होगा 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसमें एक प्रोविज़न होता है कि 10 साल के बाद इसको रिवाइज करके फिर से नया एक्ट बनाया जाएगा। इसीलिए साइमन कमीशन इंडिया आती है। साइमन कमीशन में एक प्रॉब्लम होता है कि एक भी इंडियन व्यक्ति इसका पार्ट नहीं होता है, और इंडियन लीडर्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम इंडियंस होकर हमारे भवितव्य का, हमारे भाग्य का निर्णय सिर्फ ये लोग क्यों लेंगे, हमें भी तो उसका पार्ट होना है। इसी के निषेध में लाला लाजपत राय इसकी निषेध कर रहे होते हैं, तभी उन पर लाठी चार्ज हो जाता है, और उस लाठी चार्ज का हेड होता है सॉन्डर्स, और लाला लाजपत राय उसमें सैडली मर जाते हैं। तो सॉन्डर्स से बदला लेने के लिए भगत सिंह और HSRA इनका मर्डर कर देते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बॉम्ब डाल देते हैं। अभी इनका एम ये नहीं होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मारना है किसी को, इनका होता है पकड़े जाना ही इनका एम होता है। दे एम टू मेक द डेफ हियर। वो चाहते हैं कि जेल जाए और जेल में खड़े होकर कटघरे में खुद की बातें बताए, खुद की आइडियाज़ बताए, इसीलिए वो लोग अरेस्ट होना पसंद करते हैं। तभी कांग्रेस का लाहौर सेशन भी होता है और इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। अभी तक कांग्रेस स्वराज्य मांग रहा था बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहा था। तभी गांधी जी ब्रिटिशर्स को 1 साल का टाइम देते हैं कि आप 1 साल में हमें दे दीजिए, वरना हम मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। वो काफ़ी लेटर्स भी लिखते हैं, डिमांड्स भी करते हैं, बट उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और फिर गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी पर, जिसमें वो सॉल्ट बनाते हैं। अभी सॉल्ट उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि हर कोई यूज़ करता है इसको, गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पे टैक्स लगाना अनफेयर है, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट यानी नमक का चयन किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। फिर आगे जो साइमन कमीशन आई थी, उनके रिपोर्ट के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है उनके रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, पर कोई भी गांधी जी या कांग्रेस इसको अटेंड नहीं करते हैं, और कोई पार्टीज उसको अटेंड करती है बट कांग्रेस उसको अटेंड नहीं करती है। तभी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी हिट रहती है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको काफ़ी कवर करती है। ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होती है और गांधी जी के विषय में काफ़ी सिंपैथी होती है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्वेल किया जाए, इसीलिए गांधी अर्विन पैक्ट साइन किया जाता है। गांधी अर्विन पैक्ट में गांधी जी की काफ़ी डिमांड्स एक्सेप्ट की जाती है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, पर 2 डिमांड्स नहीं एक्सेप्ट की जाती। भगत सिंह को फांसी की जगह फांसी ही दी जाती है, उनको हैंग ही किया जाता है। गांधी जी की डिमांड थी कि इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, ये मंजूर नहीं होती, और पुलिस एक्सेस भी इन्वेस्टिगेट नहीं होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है दांडी मार्च की फ़ोटो 1930 से। हम इसको बोल सकते हैं कि ये गांधीयन पॉलिटिक्स का पीक पीरियड है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीक पे थी, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साइन किया था, और ये भी एक पीक गांधीयन मूवमेंट थी, ये पिवटल रोल था। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे, 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, और उसमें क्या कुछ होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री को शेप करेगा वो हम 4th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। पिछले 3 पार्ट्स में हमने 1757 से 1931 देख लिया है। अब हम 1931 से 1947 देखेंगे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है।
इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। आप मेरे सारे मार्क्स देख सकते हैं। मेरा टोटल था 917, जो कि कट ऑफ से कुछ 40 मार्क्स कम है। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, गांधी अर्विन पैक्ट साइन करते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बिगड़ जाती है। गांधी जी के खुद के डिमांड्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डिमांड्स और अदर पार्टीज़ के डिमांड्स सब मीट नहीं हो पाते और ये कॉन्फ्रेंस एक फेलियर होता है। गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि एक हिट मूवमेंट थी, उसको रीलॉन्च करते हैं। ये सब हो रहा होता है लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में, जिनका टाइम पीरियड है 1931 से 1936। उसी समय 1932 में कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर करते हैं, जो कि ब्रिटेन के उस वक्त पीएम होते हैं। अब कम्युनल अवार्ड में हम देखते हैं कि पीछे हमने देखा था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे मुस्लिम्स के लिए, जिसमें वोटर और इलेक्टेड दोनों मुस्लिम होते थे। अब हम देखते हैं यही ऑप्रेस्ड क्लासेस को दिया जाता है, जिसमें वोटर्स और इलेक्टेड दोनों ऑप्रेस्ड क्लास से आएंगे। ऐसा ये सिस्टम होता है। पर गांधी जी को लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव लेड टू फ्रैगमेंटेशन और हिंदू मुस्लिम डिवाइड। वो नहीं चाहते कि ऐसा ही इंडिया के बाकी कम्युनिटीज़ में हो। इसीलिए गांधी जी पूना के येरवाड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो कम्युनल अवार्ड है इसको ब्रिटिशर्स पीछे लें। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूना पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी के साथ, जिसमें वो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्टेड है वो उस कम्युनिटी से होंगे, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से होंगे, पर वोटर्स ये जनरल होंगे, सारी कम्युनिटीज से आएंगे। इसके बाद फिर से इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है 1933 में। और हमने देखा था पिछले पार्ट में साइमन कमीशन इंडिया आई थी नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सजेस्ट करने के लिए। उन्हीं के सजेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिटिन ग्रो। इनका टाइम पीरियड था 1936 से 1944। इनका टाइम पीरियड काफ़ी हैपनिंग था, तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1936-37 में होते हैं और कांग्रेस इस इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और काफ़ी एरिया में मिनिस्ट्रीज भी फॉर्म करती है, काफ़ी प्रोविंसेस में। और वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक भी इन्हीं के समय में होता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने पीछे भी देखा था कि जब भी वर्ल्ड वॉर्स चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आ जाएंगे, इंडियंस को ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और इंडियंस की ज़्यादा बात मानेंगे। और इंडियंस जो भी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की थी कांग्रेस ने, उससे रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करता है ब्रिटेन की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में। इसी समय बोस भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। वो पूरा त्रिपुरी में बोस इलेक्ट होते हैं। गांधी जी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर से बोस रिज़ाइन कर देते हैं इस प्रेसिडेंसी से। इसी समय 1940 में मुस्लिम लीग डिमांड करती है एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की। आप देख रहे हैं 1940 में इन्होंने डिमांड की है और 1947 में इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है। यानी कितना क्विक सक्सेशन में ये कम्युनलिज्म प्रोग्रेस किया है, हम आगे देखेंगे। तभी अगस्त ऑफर भी आता है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते हैं इंडिया कोऑपरेट करे, इंडियंस कोऑपरेट करे, इसीलिए वो लोग ये ऑफर डिक्लेयर करते हैं। इसी ऑफर के बाद क्रिप्स इंडिया मिशन भी आता है। क्रिप्स एक कैबिनेट लेवल मिनिस्टर होते हैं जो इंडिया आते हैं और इंडियन से बात करते हैं। वो डोमिनियन स्टेटस प्रपोज करते हैं, बट डोमिनियन स्टेटस तो इंडियंस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करते वक्त ही छोड़ दिया था, इसीलिए ये मिशन फेलियर होता है। इसी दौरान बोस भी एस्केप कर जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं सिंगापुर में। हम देखेंगे आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल और आगे प्रोग्रेस करेगा। फाइनली क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1942 में। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में ये मूवमेंट लॉन्च करते हैं और डू और डाई का स्लोगन देते हैं, करो या मरो। गांधी जी काफ़ी एग्रेसिव हो चुके होते हैं, इसमें मास मूवमेंट लॉन्च कर चुके होते हैं। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च हो जाता है नेक्स्ट दिन 8 अगस्त को सारे कांग्रेस के मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप जो है वो एक्टिव हो जाती है, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स होती है और पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चलती है सातारा और बलिया जैसी जगहों में।
डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन कराची सेशन में मुस्लिम लीग देती है। आप देख रहे हैं 1940 में उन्होंने सेपरेट नेशन मांगा है, 1942 में इन्होंने डिवाइड एंड क्विट कहना शुरू कर दिया है। आप आगे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे मुस्लिम लीग और पार्टीशन का कारण बनते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल, ये इंडिया के वॉइसरॉय थे 1944 से 1947। इनको आप याद रख सकते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने मुस्लिम लीग को वर्चुअल वीटो दे दिया था, और जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी वो भी अच्छे से नहीं बन पाई थी क्योंकि ये काफ़ी इनडिसिसिव थे। CR फॉर्मूला जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग के लिए होता है वो भी सक्सेस नहीं हो पाता, और गांधी और जिन्ना इनकी भी टॉक्स फेल हो जाते हैं। ऐसे में ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है सितंबर 1945 में। पर आप देखिए वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का हैवी लॉस हो चुका है। ब्रिटेन हैज़ लॉस्ट इट्स पावर, इट्स सुपर पावर। ब्रिटेन वैसे जीता था वर्ल्ड वॉर 2 में, बट उनकी पावर जो है सारी ख़त्म हो गई थी। USA और USSR नए सुपर पावर बन के उभरते हैं दुनिया में, और ब्रिटेन काफ़ी पीछे रह जाता है। इसीलिए, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की भी गवर्नमेंट आ जाती है, इसीलिए अब कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा जाता है और कांग्रेस इनके डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेती है। कैबिनेट मिशन में पार्टीशन का कोई मेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन आता है बार बार, आपने याद रखना है, कैबिनेट मिशन डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पार्टीशन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होती है 1946 में, ये कैबिनेट मिशन के बाद इलेक्ट हो जाती है। इसी दौरान रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी होती है, बॉम्बे में इसकी स्टार्ट होती है। कुछ नेवल कैडेट्स होते हैं, नेवल सोल्जर्स होते हैं, जिनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उनके खिलाफ, और वो जो है बगावत कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, और सिटी के लोग हैं, सिटी के शॉपकीपर्स इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और तभी ब्रिटिशर्स को दिखता है कि अब हमारे पास इतनी मिलिट्री पावर्स नहीं बची है कि हम इंडियंस को और उनके रिवॉल्ट को कंट्रोल में रख पाए। USA का भी प्रेशर होता है, ब्रिटेन भी वीक हो चुका होता है, तो अब इंडिया को कंट्रोल में रखना काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। INA ने भी काफ़ी काम किया होता है, उन्होंने जापान के साथ मिल के इंडिया में एंटर कर लिया होता है, और INA ट्रायल्स में भी दिखता है ब्रिटिशर्स को कि हमारी पावर डाउन हो रही है और हमें इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहा है। तो अब इनएविटेबल था कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जाएंगे, और तभी ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल नियर है और हम 1948 तक इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। तब मुस्लिम लीग भी डायरेक्ट एक्शन डे करते हैं। 1946 में है ये, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग भी डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर करता है, जिसमें वो लोग वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कैलकाटा और पंजाब के कुछ रीजन्स में। फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया भेजता है ताकि इंडियन इंडिपेंडेंस को एक्सपेडिएट किया जाए। अब इंडियन इंडिपेंडेंस का एक मेन रीज़न था इतना प्रॉब्लमेटिक होने का, प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स चलते थे इनको एक पेज पे लाना बहुत ही मुश्किल था। और लॉर्ड माउंटबैटन काफ़ी नोन थे, वो रॉयल फैमिली से आते थे, इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें भेजा था ताकि वो स्ट्रीमलाइन कर पाए। 3 जून प्लान में पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया जाता है। 3 जून प्लान इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर द एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू 2 नेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड दिस लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 लाख लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है, उनका घर, उनका पूरा जीवन उनको पीछे छोड़ के आना पड़ता है। सिरिल रैडक्लिफ इनके अंडर कमीशन एस्टैब्लिश होती है जो कि डिमार्केट करती है बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, और इंडियन इंडिपेंडेंस का बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है। फाइनली हम देखेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और ब्रिटिश रूल का एंड होता है इंडिया में। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एंड होता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का स्टार्ट होता है, जो आगे हम कोई और सीरीज़ में देखेंगे। पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, पर उसके साथ आता है पार्टीशन, और ये होता है रिलीजियस बेसिस पे, जो कि आज भी कम्युनलिज्म के रूप में इंडिया में देखा जा सकता है। इंडिया के रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होता है, तो इंडिया के सामने काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बट इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस तो मिल गया होता है। एंड नाउ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम देख सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडिया के हिस्ट्री में। मैंने आपको पूरी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी फास्ट और क्लियर लैंग्वेज में समझा दी है।
आप और फैक्ट्स को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने में मदद होगी, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद होगी। तो आप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ या व्हाट ऑल आर योर थॉट्स अबाउट इट। आई वुड लव टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आई होप आपको मज़ा आया हो और कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू वेरी मच।